गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एपजे क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं सूरज। जैसा कि आप सबको पता, हम लोग फिजिक्स में विद्युत धारा का तापी तो हो गया है, चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे हैं। चुंबकीय प्रभाव में हमने चुंबक क्या होता है, चुंबक के प्रकार क्या होते हैं, चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं, चुंबक के गुण हमने पढ़ा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। हमने चुंबकीय बल रेखाएं भी पढ़ लिया है क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, तो कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनके द्वारा हम चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप बहुत इजी वे में क्या कर जाएंगे, समझ जाएंगे। पहला है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक है ना, फिर बाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ेंगे हम। तो पहले हम जरा पढ़ते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि पेच कसते समय, यदि पेच को क्या करते थे, मान लीजिए पेच है, पेच को हम क्या करते, कसते समय पेचकस को, यानी पेचकस को किस हाथ में, दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए, पेच की नोक धारा की दिशा में क्या हो, आगे बढ़े। तो पेच को घुमाने की दिशा, जो पेच को घुमाने की दिशा है, वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। तो ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि पेच को कसते समय दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक धारा की दिशा में क्या हो, आगे बढ़े, तो पेच को जो घुमाने की दिशा है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, आप समझ रहे होंगे इस बात को। ठीक है, तो क्या होता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, पता रहे अच्छे से। ठीक है, एक बार हम फिर से बता दें, इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि पेच को कसते समय हम जो पेचकस होता है उसको दाएं हाथ में पकड़कर पेच को इस प्रकार घुमाए कि पेच की नोक कहाँ हो, धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेच को घुमाने की जो दिशा है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप लोग। तो आपको पता रहे, इस नियम के अनुसार यदि पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक धारा की दिशा में क्या हो, आगे बढ़े, तो पेच को घुमाने की दिशा ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो मान लीजिए एक पेच है, इसकी जो पेच की नोक है वो धारा की दिशा में ऊपर की ओर बढ़ रही है और दाएं हाथ में पेचकस, तो ये जो घुमाने की दिशा है, यही पेच को घुमाने की दिशा है, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जो दूसरा नियम है चुंबकीय बल रेखाओं की ज्ञात करने का, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, कौन सा नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो ऐसे मान लीजिए दायां हाथ ऐसे है, देखिए, या तो हम ऐसे कर सकते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में, किस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां इस पर क्या हो, लिपटी हो, और वह अंगूठा, जो अंगूठा हो हमारा किसकी दिशा में, या तो ऐसे हो तो अंगूठा हमारा हमेशा किधर, धारा की दिशा में, या तो ऐसे हो। ठीक है ना, अंगूठा धारा की दिशा में हो तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा, तो जो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित। ठीक है, तो ये पता रहे, ये पूछा भी जाता है दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। तो आपको बताना है दाएं हाथ के अंगूठे, यानी इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को, यानी दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर क्या हो, लिपटी हो, वह अंगूठा क्या हो, धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा क्या हो, धारा की दिशा, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित। तो आपको हमारे ख्याल से समझ में आया होगा कि क्या होता है चुंबकीय, जो हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का नियम।
तो पहला तो था मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, हमने बताया है, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या कहता है। तो यानी इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, ठीक है, इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक धारा की दिशा में क्या हो, आगे बढ़े, तो पेच को घुमाने की दिशा ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। दूसरी बात क्या कह रहा है, आपको जान लेना है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो इस अंगूठे के नियम के अनुसार क्या होगा, यदि दाएं हाथ में हम किसी धारावाहिक चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि उस पर जो हमारी उंगलियां हो क्या हो, लिपटी हो, और जो अंगूठा हो हमारा या तो धारा की दिशा में हो, ठीक है ना। तो तार पर लिपटी हुई उंगलियों की दिशा ही किसको प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं की। तो आप ये चित्र देख सकते हैं, बना भी सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे अब आज आगे हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। तो देखिए, जिस प्रकार किसी चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से बात समझिए। जिस प्रकार किसी चुंबक के चारों ओर है नहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किसी चुंबक के चुंबकत्व के कारण कौन सा क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो उसी प्रकार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती तो धारा प्रवाह के कारण चालक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रभाव को ही विद्युत धारा के इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। एक बार पुनः हम लोग देख लें। तो जिस प्रकार किसी चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है ना, तो ये पता रहे आपको एकदम स्पष्ट। तो जिस प्रकार किसी चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को कौन सा प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार किसी चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता रहे। आगे हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब जरा हम इसको कैसे देखेंगे कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। प्रयोगों के द्वारा हम पढ़ेंगे कि जैसे हम तो ये जानते हैं कि चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन अब हमें पता करना है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो क्या असल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसके लिए आरस्टेट का प्रयोग हम पढ़ेंगे, जिससे साफ साफ जाहिर होता है किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इसको हम देखते हैं। धारा के चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए आरस्टेट का प्रयोग, Oersted experiment to demonstrate the magnetic field effect of electric current। तो इसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए,
सर्वप्रथम आर्स्टेड ने प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी ये किसने सबसे पहले बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये बताया किसने? आर्स्टेड ने। ठीक है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न इसके आकार पर निर्भर करता है। यानी जो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है ये इसके आकार पर क्या करता है? निर्भर करता है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं, यदि एक चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक, मान लीजिए चुंबकीय सुई थी स्वतंत्रता पूर्वक क्या है? रखी है। यदि एक चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक रखी है तो स्वतंत्र होने के कारण वह चुंबकीय या उत्तर की दिशा में है। चुंबक के ऊपर तथा समांतर एक तांबे का क्या है? देखिए चुंबकीय सुई थी, इसके ऊपर एक तांबे का तार रखा हुआ है और इस सुई के क्या है? समानांतर है। तो यदि चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक रखे तो स्वतंत्र होने के कारण वो चुंबकीय या उत्तर में की दिशा में है और चुंबक के ऊपर एक तार है और समांतर है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये हम लोग प्रयोग पढ़ रहे हैं कि जब किसी धारावाही चालक तार में क्या धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। आगे, जब धारावाही चालक तार में कोई धारा यानी I बराबर, यानी जब तक, जैसे मान लीजिए हमने वो रखा था चुंबकीय सुई, उसके ऊपर एक तार है तांबे का, अब उसमें अभी जब तक धारावाही चालक तार में कोई धारा नहीं, I बराबर 0 था तो प्रवाहित नहीं होती, तो चुंबकीय सुई अमुत्तर दिशा में ही स्थिर रहती है। यानी ऐसे ही अमुत्तर में था तो वैसे ही स्थिर रहती। जैसे ही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? विक्षेपित। यदि तांबे के तार को सुई को ऊपर न रखकर नीचे रख दिया जाए तो चुंबकीय सुई पूर्व विक्षेप के विपरीत दिशा में क्या हो जाती है? विक्षेपित। यदि तांबे के तार में प्रवाहित धारा की दिशा उल्टी कर दी जाए तो चुंबकीय सुई का विक्षेप भी उल्टी दिशा में हो जाए, यानी धारा की दिशा को बदल देंगे तो चुंबकीय सुई का जो विक्षेप है उसकी दिशा भी क्या होती है? उलट जाती है। अतः चुंबकीय सुई का घूमना यह सिद्ध करता है कि धारा के कारण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई क्या करती है? घूमती है। तो इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि आर्स्टेड का जो प्रयोग है साबित कर रहा है किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के यानी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। और हमने ये भी देखा कि जब तक हमने धारा नहीं प्रवाहित किया था, यानी I बराबर 0 था, तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं हुआ, और जैसे ही हमने धारा प्रवाहित किया चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। ठीक है ना। तो ये आर्स्टेड का प्रयोग था। ठीक है ना। क्या होता है चुंबकीय प्रभाव, ये भी आपको पता होगा।